जय हिंद दोस्तों आज मैं 8वें वेतन आयोग पर बात करूंगा और किसी फिटमेंट फैक्टर पर बात नहीं करूंगा कि 2 पॉइंट इतना बढ़ जाएगा, 3 पॉइंट इतना बढ़ जाएगा, बेसिक आपकी 69,000 हो जाएगी। कुछ नहीं दोस्तों, बात करूंगा मैं रियलिटी पे। जी हाँ दोस्तों, की पे कमीशन में आपको क्या मिलेगा, उससे आपको क्या फायदा होगा, इवन की दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे क्या फायदा होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले पे कमीशन में चले जाओ चाहे इस पे कमीशन में, सैलरी और पेंशन तो आपकी बढ़ना तय है दोस्तों, लेकिन जितनी बढ़ेगी उतना ही देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। और इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं और किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ का स्टेटस है, वो भी किस प्रकार से बढ़ेगा, ये सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों मनोरंजन शर्मा जी ने यह बात की और बिल्कुल लॉजिक बात की है दोस्तों। बिल्कुल आप ये द सेक्रेटरिएट का देख रहे हैं तो दोस्तों, इसमें पब्लिश किया गया है बियॉन्ड सैलरी हाइक्स हाउ 8th सीपीसी कुड रीशेप इंडियाज इकोनॉमी। या दोस्तों इस पे थोड़ा आगे चर्चा करूंगा, पहले मैं आप पीछे पे कमीशन की तरफ जाता हूं। पिछले किस पे कमीशन में जा रहा हूं दोस्तों, मैं 6वें वेतन आयोग में, मतलब 2006 से लागू हुआ था। आपको पता है 4 में 5 में सर्वे वगैरह जो भी चल रहा था, पे कमीशन बैठा था तो होता ही है, ठीक है, घूम रहे थे। तो उस समय दोस्तों मैं खुद सर्विस में था, सेना में था। उस समय दोस्तों मैं आपको बताऊं बातें क्या चल रही थी। बातें सेना के अंदर इस प्रकार से थी, पहले तो मैं हालत बता देता हूं कि उस समय सेना के जवानों के पास दोस्तों ज्यादा से ज्यादा घर में तो होगी मोटरसाइकिल, लेकिन सेना में जो है सबके पास मैंने देखा था, मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर जो फैमिली मेंबर थे उनके पास होती थी साइकिलें दोस्तों। सारे के सारे साइकिल से फैमिली क्वार्टर से जो है यूनिट में आते थे, यूनिट से सबके पास मतलब ऑलमोस्ट साइकिलें थी। एक दो जेसीओ देखे थे मैंने जिनके पास में स्कूटर था दोस्तों। अब मैं अधिकारियों की बात करूं, अधिकारियों के पास भी दोस्तों मैंने उस समय किसी अधिकारी के पास पर्सनल कार शायद ही देखूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी के पास रही भी होगी तो शायद नहीं थी। जहां तक उनके पास बाइकें हुआ करती थी या फिर वो अपनी सरकारी गाड़ियों से आया जाया करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब पे कमीशन गठित हुआ दोस्तों 6वां वेतन आयोग, तो उस समय हमने बहुत बातें सुनी। बातें क्या सुनी कि देखो जो पे कमीशन आएगा, हमारी सैलरी इतनी, उस समय एक जवान की सैलरी 5वें वेतन आयोग में दोस्तों 3250 रुपए मिनिमम बेसिक हुआ करती थी। लेकिन जब वेतन आयोग जो है इस प्रकार से जैसे आजकल चल रहा है, वेतन आयोग सर्वे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, आपको पता ही है, तो वैसे ही उस समय जवानों के बीच में, जेसीओ के बीच में, अधिकारियों के बीच में इस प्रकार से बातें चलती। इवन की दोस्तों जो दरबार लगता था ना, सीओ साहब का दरबार है ना, सीओ साहब ने तक बोल दिया था कि यार देखो जब पे कमीशन आएगा ना, इस पे कमीशन में बहुत उम्मीद है कि आपकी सैलरी ठीक ठाक बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ेगी दोस्तों जो आजकल, उन्होंने यह भी कहा था कि आप लोग जो साइकिलों में घूम रहे हैं ना, आपके पास या तो मोटरसाइकिलें होंगी या कार होंगी। सेना के अंदर जो जहां तुम साइकिलें खड़ी करते हो ना, यहाँ सारी पार्किंग हमको बड़ी बनवानी पड़ेगी बाद में सेना को, क्योंकि एक जवान भी जो है कम से कम मोटरसाइकिल या फिर कार में घूमेगा। तो दोस्तों बहुत उम्मीदें बढ़ गई थी जवानों में, जिस चीजों में, इवन की अधिकारियों में भी, की वाकई में यार इतना सैलरी बढ़ने वाला है क्या, क्या हम साइकिल से कुछ ऊपर उठ करके आएंगे, हमारे पास बाइकें होंगी, कार होंगी। तो ये बड़ी बातें चलती थी दोस्तों। और वाकई में दोस्तों जब 6वां वेतन आयोग आया 2006 के बाद, आप देख लीजिए, 6 से पहले तो दोस्तों मेरे पास भी नोकिया 1200 का मोबाइल था, शायद मैंने 2800-2900 रुपए का लिया था उससे पहले, है ना। लेकिन उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे 6 का पे कमीशन आता है, उसमें सैलरियां बढ़ती हैं। और वाकई में दोस्तों मैंने खुद भी एक बाइक घर में ली थी उस समय अपने पैसों से, है ना। और उस समय टीवीएस की सेंट्रा ली थी मैंने उस समय, उसका एवरेज भी काफी हुआ करता था, 80 का एवरेज देती थी। चलो ये तो बात अलग की। आपने क्या किया था, अगर आपको वो वाला सीन नजर आ रहा हो दोस्तों कि उस समय आप क्या थे, क्या आपकी पोजीशन थी। मुझे पता है दोस्तों वीडियो लंबी होगी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पिछले जो सीन है वो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता था कि 6वें वेतन आयोग के बाद आपके जीवन में कई परिवर्तन आए। और इवन की मैं दोस्तों केवल बाइक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद कई जवानों ने हमने देखा, कोई पीच एरिया में थे ऐसी जगहों पे, तो वहां पर उन्होंने प्लॉट्स तक खरीद लिए थे अपने, 200-200 300 गज, किसी ने आधा बीघा, इतना प्लॉट्स खरीदे हैं, मकान भी बनाना उसके बाद शुरू करे हैं, ठीक है ना। और इवन की दोस्तों उसके बाद जो है जवानों ने, मैंने कईयों को देखा है,
उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया। पहले म्यूचुअल फंड कोई जानता तक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ उस समय जैसे जैसे थोड़ा लोगों की वो बढ़ी तो म्यूचुअल फंड की तरफ भी गए, और धीरे धीरे आज की डेट में तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ, अगर शेयर मार्केट में अगर कोई नहीं होगा तो कम से कम म्यूचुअल फंड में तो होगा ही। 100% तो नहीं कहूंगा, 20-25-30% जो जागरूक है म्यूचुअल फंड की तरफ तो जाते ही होंगे वो, है ना, क्योंकि बैंक में सेविंग अलग है, लेकिन म्यूचुअल फंड का फंडा ही अलग है ना। वो फंडा तो दोस्तों कभी आप देख लेना म्यूचुअल फंड का जादू होता क्या है। चलो, तो ये तो बात हुई दोस्तों छठवें वेतन आयोग की। उसके बाद दोस्तों सातवां वेतन आयोग भी आता है। और आज की डेट में मैं बताऊं दोस्तों, जैसे जैसे वेतन, पहले जो स्टेटस था लोगों का वो अब यहाँ नहीं रहा है। आज की डेट में तो सभी के पास स्मार्टफोन है, किसी में आईफोन है ना, और कारें तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैं समझता हूँ कि सभी के पास में होंगी, घर में सभी के पास में। अब जो है ऑफिसर जेसीओ तो छोड़ दीजिए, जवानों के पास भी हैं, और जवानों तो छोड़िए दोस्तों, सिविल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, उनके पास भी कारें ही कारें हैं, सबके पास में, है ना। तो आज का स्टेटस और वो वाला स्टेटस याद करो दोस्तों, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और उससे पहले की बात जो मैं करूंगा ना दोस्तों, तब तो आपको पुराने ही दिन याद आ जाएंगे, जब पूरे गांव में एक ही टीवी हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, है ना, और रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए सारे पूरा गांव इकट्ठा होकर के उनके घर में चला जाता था, है ना। अगर याद नहीं है, अगर याद आ रहा है, आपने भी ऐसे दिन बिताए हैं हमारी तरह, तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ यार याद तो आया। पूरे गांव में एक ही टीवी हुआ करता था, एक टेलीफोन हुआ करता था टावर वाला, या तो किसी प्रधान होगा, प्रधान के घर में होगा, या कोई नेता होगा उसके घर में होगा, वो एक टावर, एक फोन करने के लिए वहां जाना पड़ता था, है ना। जो नौकरी करते थे सेना में या कहीं अंतरदेशीय आती थी उस समय, वही चलता था, है ना। चलो जो भी है उस पर बाद में बात करेंगे, अभी तो बात कर रहे थे आठवें वेतन। मुझे पता है वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर मैं ऐसे कैजुअली आपके सामने इस प्रकार की बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आठवें वेतन आयोग की बात है। अब ये मैंने पे कमीशनों में देखो ऐसे ऐसे चेंजमेंट होता, आठवें वेतन आयोग में क्यों नहीं होगा चेंजमेंट भाई? होगा चेंजमेंट। क्यों? क्योंकि आप उस समय भी देख लो, देश की हालत भी इतनी सही नहीं थी, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा, देश का स्टेटस भी बढ़ रहा है। तो सभी का स्टेटस, चाहे कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, भले ही दोस्तों मतलब इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती है, मैं आपको यह बता दूं, है ना, लेकिन स्टेटस बढ़ता है, बढ़ रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, पेंशन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और स्टेटस भी बढ़ रहा है। बस एक चीज नहीं बढ़ रही, और इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। हाँ, ये आपको बता दूं, इच्छाएं भी बढ़ रही है, नहीं जी इतना नहीं, हमें तो और भी ज्यादा चाहिए, तो ये बात है। चलो मैं चलता हूँ इसके बियॉन्ड। ये आपको ये जो पेपर वो दिखाया था मैंने आपको, इसका ये 20 जुलाई का था दोस्तों। इकोनॉमिस्ट फील दैट द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज इटसेल्फ एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपैक्ट एक्सटेंड वेल बियॉन्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनको किस प्रकार से फर्क पड़ने वाला है, और देश की इकोनॉमी में इसका कैसे फर्क पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, सैलरी आपकी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी, आपको कितना भी मिले, 2 का फिटमेंट फैक्टर मिले, 2.5 का मिले, 3 का मिले, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ेगी दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज की डेट से ठीक ठाक बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, पेंशन, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों होगा क्या? होगा ये दोस्तों कि आपका स्टेटस चेंज होगा तो पूरे देश का स्टेटस भी चेंज होगा। आपकी सैलरी बढ़ेगी, हाइक होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी दोस्तों। अब ये ऐसा कैसे होगा? देखिए दोस्तों, जो सैलरीड 1.2 करोड़ से ज्यादा परिवार के ऊपर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 55 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं, 69 लाख पेंशन भोगी हैं दोस्तों, इनको सीधा का सीधा लाभ मिलने वाला है। और लाभ आपको ही नहीं, देश को भी मैंने कैसे मिलने वाला है, अब इस चीज को समझिए दोस्तों। अर्थव्यवस्था और खपत, कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं, आपकी सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, तो सबसे पहले जो है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी दोस्तों, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। और जब खरीदने की क्षमता बढ़ती है ना दोस्तों, तो खर्चा भी ज्यादा करते हैं। खर्चा जब ज्यादा होता है दोस्तों, तो दोस्तों इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन उससे पहले आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। आप पैसा लगाओगे कई जगह दोस्तों, उन सेक्टर्स को भी फायदा होगा जहां आप खरीदारी करोगे। अब खरीदारी कहां करोगे? भाई जेब में पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं तो करोगे, समोसे तो नहीं खाओगे ना उसका, समोसे या फिर वो जो गोलगप्पे खाने के लिए आपने नहीं, आप उसको इन्वेस्ट करोगे दोस्तों। कहां करोगे? या तो रियल एस्टेट में करोगे दोस्तों, रियल एस्टेट में कोई प्लॉट्स वगैरह खरीदोगे, या फिर आज आप कोई फ्लैट्स खरीदने की तरफ जाओगे, अपना जो है घर बनाने की तरफ जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। तो रियल एस्टेट में दोस्तों नए घर और रिनोवेशन, उतना प्रोडक्शन, मतलब जो सामान लगता है, ये एसी तो सभी का कहीं ना कहीं से वो हो रहा है ना, तो ये काम तो होगा। ऑटोमोबाइल्स दोस्तों,
गाड़ियां और टू व्हीलर्स की बिक्रियां तेज हो जाएंगी दोस्तों। अब ऑटो व्हीलर्स की जो कंपनियां है ना दोस्तों, उन पे भी बूस्ट आएगा। अब देखो दोस्तों, कुछ भी आप खरीदारी करते हो, उन कंपनियों का बूस्ट मिलता है, कंपनियों को बूस्ट मिलता है तो दोस्तों, प्राइवेट कंपनी हो चाहे जो भी है, उनको बूस्ट मिलता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। वहां से टैक्स टैक्स आता है दोस्तों, टैक्स आता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर के जाता है। और इसके अलावा मैं केवल इतनी ही बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कई हैं। एफएमसीजी में भी जो है आप टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा के सामान की चीजें बढ़ेगी दोस्तों, डिमांड्स बढ़ जाएगी इन चीजों की। अन्य क्षेत्र, ट्रेवल हो गया, एजुकेशन हो गया, आप और भी ज्यादा बच्चों को और भी ज्यादा हर अच्छे एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहें, हेल्थ केयर की तरफ आप जाएंगे, एंटरटेनमेंट पर भी आप खर्चा करेंगे, कहीं टूर ट्रेवल, इधर घूमना घूमना, तो पैसा भैया जब आता है ना, तो पैसा तो महल है भैया, उसको कहीं ना कहीं तो निकालना ही है ना, तो निकालोगे। ये सारे जगह निकलता है और ये कोई नई बात नहीं है। पैसा तो मिलेगा, बढ़ेगा आपका, कोई डाउट नहीं है दोस्तों इसमें, लेकिन वो निकलेगा भी। अब वो निकलेगा दोस्तों तो काम कहां आएगा? वो देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। कैसे करेगा मैंने आपको बता दिया। कई सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर है चाहे कहीं भी है, जहां आप इन्वेस्ट करोगे ना दोस्तों, तो वहां से उनको बूस्ट मिलेगा। उनको बूस्ट मिलता है तो दोस्तों वो टैक्स से कहां जाता है? सरकारी को तो जाता है वो टैक्स, टैक्स सरकार को जाता है, सरकार की रेवेन्यू बढ़ती है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर हैं, राज्यों पर भी इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा। रिपल इफेक्ट क्या पड़ेगा आपको पता ही है। केंद्र सरकार, जो केंद्र का जो पे कमीशन होता है, तो ऑलमोस्ट जो है राज्य सरकारें भी उसी प्रकार का पे कमीशन लागू करने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। तो केंद्र के बाद राज्य सरकारें और सार्वजनिक उपक्रम भी अपने वेतन ढांचे में बदलाव करेंगे और करते हैं। कुछ कुछ राज्य होंगे दोस्तों जो बहुत लेट करते हैं, आपने देखा भी होगा वेस्ट बंगाल में भी अब जाकर के 7वां वेतन आयोग आ रहा है। 7वां वेतन आयोग तक नहीं दिया था। और कुछ और भी राज्य हैं दोस्तों, अभी वही क्या, और भी हैं जिन्होंने अभी तक किया नहीं, लेकिन कई राज्य हैं सेंटर के साथ साथ चल रहे हैं ताकि बाद में एकदम से वो ना हो। अब प्राइवेट सेक्टरों पर भी दबाव आएगा। किस चीज का दोस्तों? अच्छी प्रतिभा, जो टैलेंट को अपने साथ बनाए रखने के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी अपनी सैलरी पैकेज को रिवाइज करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में दोस्तों अगर सैलरी बढ़ेगी तो प्राइवेट वालों को भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। जो टैलेंट है उनको रखना पड़ेगा, तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपने देखा ना दोस्तों, अभी इसरो से कई वैज्ञानिक जो है रिजाइन कर गए। क्यों गए? प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया गया। स्पेस वाला मामला है ना, तो उनको भी तो वैज्ञानिक चाहिए। आप दे रहे होंगे कुछ ना कुछ, ज्यादा पैसा दे रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, उससे देश को ही फायदा है। चाहे देश में प्राइवेट सेक्टर भी बूस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर बूस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं देश को फायदा इससे होता है। टेक्नोलॉजी बूस्ट होगी तो देश को फायदा होगा, लेकिन उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा अभी, ठीक है। नौकरियां भी इससे खुलेंगी। अच्छा, बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट को मजबूती कैसे मिलेगी? एक तो लोन की बढ़ती मांग। बिल्कुल दोस्तों, लोन की मांग बढ़ जाएगी। पैसा भले ही आपके पास आएगा, ठीक है, सैलरी पर। आपको ये पता है कि हर मंथ मेरी सैलरी जो है अभी 20,000 रुपए बढ़ गई है, तो यार मैं हाउसिंग लोन ले लेता हूँ 10-15 हजार रुपए में, और हर महीने का यहाँ दे सकता हूँ। अपना घर तो जो है मैं बना ही लूंगा। तो किसको बूस्ट मिला? बैंकिंग सेक्टर को। उनको भाई जितना लोन देंगे वो होगा। कार लेने के लिए कार लोन लेंगे, है ना। और पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। आपके पास पैसा है कि आपको पता है कि हर महीने मेरी इतनी आ जाएगी, तो मैं उसका खर्चा मैं कार लोन में भी चला जाएगा मेरा, इसमें हाउसिंग लोन में भी चला, तो एक बड़ा अमाउंट ले लेता हूँ। इससे जो है अपनी असेट कुछ ना कुछ मतलब ये काम कर लेता हूँ और चलता रहेगा। यार सैलरी तो वैसे ही बढ़ गई है, पेंशन बढ़ गई है ना। अच्छा जी, बचत और निवेश, अतिरिक्त आय का एक हिस्सा दोस्तों, कोई फिक्स डिपॉजिट भी करा, कभी किसी के पास एरियर वेरियर आएगा तो कोई बोलेगा यार मैं इसकी एफडी भी कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड, जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में तो आजकल कई जा ही रहे हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, है ना। जादू है तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड 1-2 साल वाला में मत रहना दोस्तों। 20 साल, 25 साल, 30 साल की सोचो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी से, ठीक है। हाँ, मैं भी करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे दोस्तों और भी ज्यादा। इंश्योरेंस में भी जाएंगे। अच्छा, बैंकिंग, इसमें क्या होगा दोस्तों? बैंकिंग सिस्टम को जो है लिक्विडिटी बढ़ेगी, उनकी जीडीपी में ग्रोथ होगा दोस्तों। देश की जीडीपी में ग्रोथ होगा, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी कंपनियों का उत्पादन बढ़ाएंगी और नई नौकरियां भी पैदा होंगी दोस्तों उससे। तो इस खपत चक्र के सरकार को टैक्स के रूप में ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। महंगाई और राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरकारी खजाने पर दबाव पड़ेगा। अब सरकारी खजाने पर दबाव तो पड़ेगा ही। 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर अगर सुधार हुए तो राजकोषीय घाटा जीडीपी के 1.5% तक जा सकता है दोस्तों।
महंगाई, इन्फ्लेशन का खतरा। जी हाँ दोस्तों, बाजार में जब नकद की वो बढ़ेगी ना दोस्तों, तरलता, नकद की तरलता बढ़ेगी दोस्तों, तो आरबीआई के लिए महंगाई दर को काबू करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। इससे लिक्विडिटी बढ़ गई, पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को भी देखना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा सकती है ऐसे में आरबीआई, जब बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लो हो जाता है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये अपना आरबीआई का अपना फंडा है दोस्तों, है ना, मतलब उसको करने के लिए ये आपका, ठीक है, तो रेपो रेट वगैरह ऐसे अप डाउन इसीलिए नहीं किए जाते हैं, ठीक है, इसी चीज को देखा जाता है, महंगाई महंगाई ये सारी इन्फ्लेशन, इसके हिसाब से आरबीआई जो है उसको करती है। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि ये भी सलाह दी है, सुझाव दिया है, सुझाव दे रहे हैं कि जो आपको पे कमीशन का एरियर मिले ना, एरियर मिले या फिर जो है पे कमीशन है जो, इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाए, मतलब फेज वाइज तरीके से किया जाए। और फेज वाइज से इन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जो निम्न या मध्यम स्तर के कर्मचारी हैं, पहले उनको जो है 8वें वेतन आयोग का भुगतान किया जाए, बाद में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बाद बाद में किया जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाए? निम्न स्तर के और मध्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए। और जो फेज वाइज की बात चल रही, तो इसमें आप ये भी लगा के चल लीजिए कि एरियर एक साथ बढ़ेगा तो बनेगा, तो हो सकता है कि वो भी किस्तों में दे सरकार, क्योंकि भाई इकोनॉमिस्ट वहां पर भी तो ये भी तो सलाह दे सकते हैं कि अगर इसको किस्तों में देते हैं दोस्तों, या फिर फेज वाइज जैसे इन्होंने बताया कि पहले मध्यम और निम्न कर्मचारियों को फिर बाद में उच्च कर्मचारियों को दिया जाए, तो इससे होगा क्या दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर एकदम से दबाव नहीं बढ़ेगा, और जो वो है आपका मार्केट में जो इसका खपत होनी है दोस्तों, वो फेज वाइज होता रहेगा, ठीक है ना, तो उपभोग बढ़ जाएगा और सरकार एक साथ अधिक वित्तीय बोझ भी नहीं करना पड़ेगा, उसको एकदम से जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये चीजें तो दोस्तों एक जेन्यून है, लंबी वीडियो है, लेकिन मैंने जो चर्चाएं की हैं, मुझे बताना दोस्तों आपको सही लग रही है नहीं लग रही, आपने इन चीजों से झेले हैं नहीं झेले हैं ये जेन्यूनली मतलब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड भी नहीं रुका हूँ, बोलता हूँ बिना कट पेस्ट का ये वीडियो है दोस्तों, कहीं पर ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। बाकी जो 8वें वेतन आयोग की अभी जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी विभिन्न डिपार्टमेंट से जो है 8वां वेतन आयोग सुझाव ले रहा है अभी, तो है ना, तो अभी देखते हैं अभी आगे होता है क्या, पर जो भी बढ़ेगा दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कर्मचारियों पेंशन भोगियों का फायदा तो होना ही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट इससे मिलना है। और जब ऐसा होना है तो दोस्तों ऑब्वियसली बढ़ना तो है, तय है दोस्तों आपकी सैलरी और पेंशन, अब कितना बढ़ना है वो अभी हम नहीं कर सकते, ये तो अर्थशास्त्री ही बताएंगे दोस्तों, जो सलाह दे रहे हैं, और लास्ट में जो है पे कमीशन ही बताएगा कि वो कितना रेकमेंड करता है। हर चीज को देखना है ना उन्होंने दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट भी देखना है, ऐसे नहीं कि बस इतना दे दो कि ना यार अर्थव्यवस्था में जो है बढ़ोतरी होती है सैलरी पेंशन बढ़ाने तो इनको इतना दे दो कि बस अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ जाए, तो भैया फिस्कल डेफिसिट भी कुछ चीज होती है, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है गवर्नमेंट को, है ना, तो ये बात है। तो वीडियो करेंगे दोस्तों यहीं पर समाप्त। बाकी आप अपने कमेंट दोस्तों जो हमने बताया कि आपके साथ क्या क्या गुजरी है पिछले पे कमीशन में, क्या क्या आपके एक्सपीरियंस है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। अच्छी लगती है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर भी कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं होता क्या। थैंक यू, धन्यवाद।